गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। आज हम स्वर संधि की इम्पोर्टेंट पार्ट ऋण संधि शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पीछे बताया था, स्वर संधि में अगर आपसे संधि का कोई टॉपिक पूछा जाता है तो यण संधि जो है वो 70% चांस होता है कि उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। यण स्वर संधि हेडिंग डालें, यण स्वर संधि। बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं इसकी पहचान की। यण स्वर संधि की पहचान क्या है? मैंने आपको बताया था बच्चों कि 3 वर्ण याद रखने, य, व और र। य, व और र, इनसे पहले वाला कोई भी वर्ण हो, यानी य से पहले, व से पहले, र से पहले कोई भी वर्ण हो, वो आधा होना चाहिए, अर्थात हलंत होना चाहिए, स्वर रहित होना चाहिए। ये शब्द की पहचान है। जैसे अत्यधिक शब्द लिखा है, इसमें देखो य से पहले वाला वर्ण क्या है? आधा है। क्या? त। बस यही पहचान है। ऐसे जैसे स्वागत शब्द लिखते हैं, स्वागत में देखो व से पहले स आधा है ना? ये इस तरह की पहचान है। ये पहचान याद रखनी है कि य व र से पहले वाला वर्ण आधा होना चाहिए। और इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो देखें, आप नोट करें। पहचान लिखने के बाद लिखें ई, उ या री के पश्चात, ई, उ या री के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ जाए, यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ई का य, उ का व तथा री का र बन जाएगा। आपको बच्चों में ये परिभाषा लिखवाई थी, ई, उ और री के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र बन जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई, उ और री के पश्चात यदि असमान स्वर आ जाए तो ई का य, उ का व और री का र बन जाएगा। याद क्या रखना है बच्चों? हमने पीछे जो हम पढ़े उनमें तो हमने लिखा था ए आ के पश्चात, लेकिन यहाँ ए आ नहीं है, यहाँ क्या है? ई, उ और री, इनके पश्चात आना चाहिए क्या? असमान स्वर। ई, उ और री के पश्चात यदि आ जाता है कोई असमान स्वर तो क्या परिवर्तन होगा? याद रखना, असमान स्वर आना चाहिए, समान नहीं, असमान। यदि बच्चों असमान की जगह समान लिख देते तो ये दीर्घ संधि बन जाती, क्योंकि ई के सामने ई आता, उ के सामने उ आता, री के सामने री आता, तो वो दीर्घ स्वर संधि बन जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है? असमान। असमान का मतलब समझ गया ना? ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, री के सामने री नहीं आना चाहिए। तो परिवर्तन क्या होगा? ई य में बदल जाएगी, उ व में, री र। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों हलंत बने हैं। कब? संधि विच्छेद में। शब्द में तो ये पूरे नजर आते हैं, याद रखिएगा, शब्द में ये पूरे नजर आते हैं,
लेकिन जब संधि विच्छेद किया जाता है तो बच्चों ध्यान रखना ये हलंत होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इनको मिटा दो। हमने अभी एक शब्द लिखा था अत्यधिक, पहले उसके बारे में ही विचार कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। शब्द है अत्यधिक, पहले ये वाले उदाहरण कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने जो आपको पहचान बताई थी वो पहचान यहाँ पर नजर आ रही होगी। यह जो है इससे पहले त है, आधा है ना, बस ये पहचान आपको याद रखनी है। तो ये यण संधि है। आपको इस यण संधि में करना क्या है, जैसे मैंने आपको नियम में लिखवाया था परिभाषा में, ई को य में बदल देते हैं, ठीक है। वो संधि विच्छेद था, संधि विच्छेद होने पर ई को य में बदल, और संधि शब्द में यह जो होता है इसको ई में बदल दो। बात तो सीधी सी, जब ई का हम यह बनाते हैं वो संधि विच्छेद होने की बात होती है। वो संधि शब्द में यह दिया तो यह को ई में बदल दो। बस इतनी सी बात करनी कि ये जो यह है, यह कौन सा? हलंत, क्योंकि आधे की बात चल रही है, आधे ही बनते हैं। इस आधे यह को किस में बदलना है? ई में। तो ई ह्रस्व भी हो सकती है और ई दीर्घ भी हो सकती है, वो शब्द की शुद्धता पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना बच्चों, अत्यधिक में जो यह है उसमें से आधा ये, मतलब स्वर यही छोड़ के जाना, साथ में लेके जाएंगे। आधा ये जो है वो ई में बदल जाएगा, और ई ह्रस्व भी हो सकती है और ई दीर्घ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? बस इतना ही परिवर्तन करना और कोई परिवर्तन नहीं करना। तो देखो हमने इस यह को ई में बदला, तो बाकी तो वैसा वैसा रह जाएगा, ए और आधा तय, तो आधा तय वैसा का वैसा रख दिया। इसमें से जो यह है कौन सा? ये आधा, इसको हमने ई में बदला, और तो बच्चों ई की मात्रा हम यहाँ लगा दो, इस तरह से लगा देंगे। तो लेकिन ये मात्रा इस तरीके से नहीं आती, ये क्या करती है, मात्रा जो है ये आधे वर्ण में शामिल होकर इसको पूरा कर देती है। तो तय में ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? ती, और ए के साथ जुड़ा तो अति शब्द बनेगा, और अति में ई ह्रस्व लगाए दीर्घ लगाए। तो बच्चों ध्यान रखना, अति एक उपसर्ग है और उपसर्ग में मात्राएं सदैव ह्रस्व होती है, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो अति ई ह्रस्व, इस य को आधे को हमने ई में बदल दिया, तो यहां तक का तो हो गया। पीछे क्या बचा है? यह में स्वर बचा था क्या? ए और धिक, वैसे वैसे लिख दो, अति धन अधिक। दोबारा से देखिए, यहां पर स्वर क्या है? इसमें ई है ना, और सामने असमान स्वर क्या है? अ। तो इस ई को हम किस में बदल देंगे? आधे ये में। अरे आधे ये को ई में बदला, तो ई को आधे ये में बदलेंगे, बस इतना से याद रखना है। किसको? इस ती ई की मात्रा को निकालो, और इस ई की मात्रा को निकाल के हम किस में बदल देंगे? आधे ये में। तो बच्चों देखो, इस ती में से ई को निकाल दिया हमने, ध्यान से पढ़िए और समझाऊंगा उदाहरण। ती में से ई को अगर हम निकाल देते हैं तो तय आधा रह गया ना, और ई को हमने किस में बदल दिया? आधे ये में। अति को इस प्रकार से लिख दिया, पीछे ए है ये यहां शामिल कर दिया, और धिक लिख दो। शब्द क्या बना? अत्यधिक। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ऑपरेशन और कर देना एक दो। चलो देखें, शब्द है बच्चों अभ्यर्थी, वही है। ये से पहले वाला वर्ण आधा, वर्ण कोई भी हो सकता है, यह से पहले हो, वैसे पहले हो, रै से पहले हो। तो देखो इसमें से जो यह मतलब कौन सा? आधा ये, इसको हम किस में बदलेंगे? ई में बदलेंगे। ई कैसी हो सकती है? ह्रस्व भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो बाकी वैसा का वैसा लिख देते हैं। भय आधा है तो आधा लगा दिया, यह को ई में बदला तो ई की मात्रा यहाँ आएगी,
लेकिन वो इस तरीके से नहीं लग करके हमेशा याद रखना जो आधा है उसमें जुड़कर उसको पूरा कर देगी। तो शब्द क्या बनेगा? अभी। और अभी के लिए मैंने आपको बताया था अभी ई दीर्घ वाला बन जाए वो तो क्रिया विशेषण यानी अविकारी शब्द बन जाएगा, और ई ह्रस्व लगा दें तो उपसर्ग बन जाएगा। अभी एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग में मात्राएं सदैव ह्रस्व होती है, उपसर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। ये रहा। अब देखो यह में स्वर क्या बचा है यहाँ, क्योंकि आधे का तुमने बना दिया, पीछे स्वर है अ, अर्थी, अर्थी, अभिधन, अर्थी। देखिए यहाँ स्वर ई है, ई के सामने असमान स्वर क्या है? अ। तो ई को किस में बदल देंगे? आधे य में। ये जो ई की मात्रा है इसको आधे य में बदलेंगे। देखिए बदलते हैं, ई को य में बदला तो भय आधा रह गया, भय कैसा रह गया? आधा। और ई को य में बदल दिया, ये भी क्या है? आधा। ए की मात्रा इसमें शामिल कर दी और पीछे वाला वर्ण वैसा वैसा रख दिया, अभ्यर्थी, अभिधन, अर्थी, अभ्यर्थी। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया। एक और करके दिखाऊं? चलो जी। एक शब्द और देख लें, जैसे शब्द है मत्यनुसार। क्या शब्द है? मत्यनुसार। ये है, ये से पहले वाला वर्ण आधा नजर आ रहा है, आ रहा है ना? क्या है? त। तो इस आधे ये को किस में बदलेंगे? ई में। ई ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो सकता है, बाकी वैसा का वैसा। मैं आधा तय, ये को ई में बदला तो शब्द बनेगा मति, और मति में ई दीर्घ लग जाए तो स्त्री के लिए प्रयुक्त हो जाए, और ई ह्रस्व लग जाए तो बुद्धि के लिए। तो यहाँ पर अर्थ मति के अनुसार मतलब बुद्धि के अनुसार तो होगा, तो ई ह्रस्व आ जाएगा। यह में स्वर है अ, अनुसार, मति धन अनुसार। अब देखिए यहाँ पर स्वर क्या है? ई। ई के सामने असमान स्वर है अ, तो ई किस में बदल जाएगा? आधे ये में। ये ई है, इसको आधे ये में बदल देते हैं। ई को आधे ये में बदला तो स्वर निकल गया, तो तय आधा रह गया। ई को हमने किस में बदल दिया बच्चों? आधे ये में। और फिर पीछे ए की मात्रा लगा दी, नु सा, पूरा शब्द लिख मत। उम्मीद करता हूँ अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उदाहरण लिखते हैं, करते हैं उनका संधि विच्छेद। ठीक है, लिखें शब्दों को। राष्ट्रांतरण। बच्चों एक बात और बता दूं आपको, शब्द जानबूझ के गलत लिखूंगा, 1 2 छटनी आपको करनी है, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं होता। ठीक है ना? लिखें अत्यधिक, अत्यंत, अत्यल्प, अत्युत्तम, अत्याचार। उसके बाद में लिखें अत्यधिक, अत्यंत, अत्यल्प, अत्युत्तम, अत्याचार। फिर लिखें प्रत्यक्ष, अध्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्येक। ठीक है, आगे लिखें गत्यावरोध, जातीयता, गत्यावरोध, जातीयता। उसके बाद में और लिखें आप, पहले तो इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इनमें सब में यह से पहले वाला वर्ण क्या है? तय आधा है। ठीक है ना? तो इनका संधि विच्छेद करते हैं।
पहले इन पर बात कर लेते हैं। देखें, एक दो शब्द और लिखो, जैसे अभ्युदय, अभ्यर्थना, ठीक है, अभ्यास, अध्याय, उसके बाद में देखें इसमें जैसे गत्याबोध हमने लिखा है, जातेकता लिखा है, अभ्युदय, अभ्यर्थना, अभ्यास, अध्याय, इन सब का हम करते हैं संधि विच्छेद। देखें यह से पहले वाला वर्ण सब में आधा नजर आएगा। एक न्यून शब्द लिख लो, क्षण कई बार आ चुका, न्यास, न्याय, ठीक है। और मैंने अशुद्ध शब्द लिखा है, वो आपको छटनी करनी है बच्चों, कौन सा अशुद्ध शब्द है, ठीक। अभ्यंतर शब्द नहीं लिखा ना हमने, एक अभ्यंतर भी लिख लो, अभ्यंतर, क्योंकि ये शब्द परीक्षा में आया हुआ अभ्यंतर। देखें ये का ई बनाना है, यह सब में ये दिया हुआ, ये से पहले वाला वर्ण क्या है, आधा है, ये से पहले वाला वर्ण क्या है, आधा। देखिए सब में ये से पहले वाला। अब आपको ये छटनी करनी है बच्चों की, इनमें वो कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है, संधि विच्छेद की दृष्टि से देखो तो वो आपको मिल जाएगा। देखो सब में ये से पहले वाला वर्ण आधा नजर आ रहा है, तो करते हैं इनका संधि विच्छेद। राष्ट्रांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, राशि, ई की मात्रा ह्रस्व, धन, अंतरण, अंतरण, राष्ट्रांतरण, राशि, धन, अंतरण, अत्यधिक, अति, धन, अधिक, अति, धन, अधिक, अत्यंत, अति, धन, अन, अत्यल्प, अति, धन, अल्प, अत्युत्तम, अति, धन, उत्तम, अत्याचार, क्या बनेगा, संधि विच्छेद, अति, धन, आचार। प्रत्यक्ष का बताएं बच्चों, क्या बनाएंगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सोचें, ध्यान से सुने। क्या आप प्रतिधन अक्ष लिखेंगे, प्रतिधन अक्ष, हाँ गुरुजी ये तो लिखेंगे। नहीं बच्चों ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी। क्यों, अक्षी आंख को कहते हैं, इसलिए इसको प्राथमिकता देनी। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बार बार कहा था शब्द का जहां अर्थ होता है वही संधि विच्छेद में होना चाहिए, विच्छेदित पदों में। प्रत्यक्ष का मतलब क्या था, प्रति मतलब आगे, अक्षी मतलब आंखों के, आंखों के आगे जो होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, समक्ष नहीं कहते। आंखों के सामने जो होता है वो समक्ष, आंखों से परे जो होता है वो प्रोक्ष होता है। तो यहाँ पर एक शब्द होता है अक्ष और दूसरा है अक्षी। ये युग्म शब्द, ये अक्ष का मतलब होता है दूरी और अक्षी मतलब आंख, दूरी मतलब केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, जब आंख की बात आती है तो अक्षी शब्द लिखना है। ये परीक्षा में आ चुका है शब्द, इसलिए आपके लिए स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि प्रतिधन अक्षी और प्रतिधन अक्ष दोनों आ जाए तो प्रतिधन अक्षी को प्राथमिकता देनी है, तो दोनों में से कोई एक आए तब कोई समस्या ही नहीं है। अध्यक्ष का इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, अधिधन अक्षी, अधिधन अक्षी, इसका अर्थ क्या आ जाएगा, अधिधन अक्षी।
मतलब अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य, अक्षी मतलब आंख। जो प्रधान आंखें रखता हो, मतलब कोई भी कार्यक्रम होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष की गतिविधि क्या होती है कि वो कार्यक्रम जो होता है उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक की जितनी गतिविधि है उस पर पूरे पर उसकी नजर होती है, उसको मालूम होता है अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला, ठीक है ना, इसलिए उनको अध्यक्ष कहा जाता है। तो यहाँ भी अध्यक्ष का अर्थ यही है। अधिधन अक्षी, अशुद्ध शब्द नजर आ गया, प्रत्यक्ष का ये अशुद्ध नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे, संधि विच्छेद, प्रतिधन अपकार, अपकार और उपकार युग्म शब्द है बच्चों। प्रत्युपकार का क्या लिख देंगे, प्रतिधन उपकार। अपकार का मतलब क्या होता है, अपमानित करना, तिरस्कार करना। उपकार का मतलब होता है दया। प्रत्येक, प्रतिधन एक, क्या होगा इसका, संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रतिधन एक, क्योंकि यह का क्या बन गया ई, और ई की मात्रा प्रति में उपसर्ग के कारण ई की मात्रा ह्रस्व लगती है और सामने होता है एक, प्रतिधन एक। गत्यावरोध का संधि विच्छेद क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, गत्यावरोध, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम गतिधन। अब तो बच्चों अवरोध थोड़ी बचेगा, अवरोध बचा हुआ तो आना चाहिए ना, जी नहीं, अवरोध आएगा, इसलिए अशुद्ध शब्द यही है, गत्यावरोध नहीं होता। शब्द क्या होता है, गत्यवरोध होता है, और हम उच्चारण के अनुसार हमारा जो उच्चारण अशुद्ध होता है इसलिए हम शब्द बोलते हैं गत्यावरोध। गत्यावरोध शब्द नहीं होता है, शब्द होता है गत्यवरोध। उसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, गतिधन अवरोध। अच्छा बच्चों, इसी प्रकार से जातीयता शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, जाति धन एकता, जाति धन एकता। तो जाति में ई दीर्घ भी तो हम बना सकते थे, लेकिन ई दीर्घ हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जाति में ई दीर्घ लग जाए तो बच्चों को जाने की स्त्रीलिंग क्रिया हो जाती है कि वह लड़की घर जाती है, वह स्त्री मंदिर जाती है, वह बालिका विद्यालय जाती है, तो ये स्त्रीलिंग क्रिया के रूप में जाति ई दीर्घ आता है। और ई ह्रस्व आ जाए तो ये पूरे समूह का जाति का बोध करवाने के रूप में व्यक्त हो जाता है। फिर आता है बच्चों शब्द है अभ्युदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ई का यही तो बनाना है, भय में लग जाएगा ई, तो शब्द बना अभिधन उदय। क्या बनेगा, अभिधन उदय, और अभी उपसर्ग है जो उदय शब्द में लगा है। अभ्यर्थना, अभिधन अर्थना, अभिधन अर्थना। इसी प्रकार से अभ्यास शब्द का बताएं संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन आस, अभिधन आस। अध्याय का क्या लिखेंगे, अधिधन आय। न्यून, न्यून का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निधन ऊन। न्यास, निधन आस, न्याय, निधन आय। अभ्यंतर, अभिधन अंतर। उम्मीद करता हूं सब बच्चों के ये सही हो रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं बच्चों, एक दो शब्द और देता हूं, आप बनाएं। जैसे शब्द है पर्यंक, पर्यावरण, पर्यूषण, इनका बनाओ बच्चों, क्या बनाओगे, ये का ई तो बनाना है, तो क्या बन जाएगा, पर्यंक का परिधन अंक। क्या बनेगा, परिधन अंक।
पर्यावरण का क्या बनाएंगे? परिधन आवरण। परिधन आवरण। पर्यूषण का परिधन उष्ण। परिधन उष्ण। पर्यूषण किसे कहते हैं बच्चों? पर्यूषण का मतलब होता है रसहीन भोजन। पर्यूषण का अर्थ क्या होता है? उष्ण नहीं है, उष्ण है, उष्ण। पर्यूषण मतलब रसहीन भोजन। अच्छा, एक शब्द आता है ये उपयुक्त। इस पर एक बार जिक्र हमने पहले भी किया था। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उपरी धन उक्त। उपरी धन उक्त। यहां तक आपके समझ में आ गया बच्चों? अब मैं एक दो शब्द आपको देता हूं करने के लिए, उम्मीद करता हूं गलत करोगे। ठीक है? नहीं करोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आजमा के देख लेते हैं आपको, आपके सही है या गलत है। देखिएगा, लेकिन इसके लिए शर्त है, 10 सेकंड का ही समय दूंगा आपको हल करने के लिए। अब ये तो है नहीं पूरा दिन आपको देना, आपको इतने उदाहरण करवा दिए। अब शब्द देता हूं, संधि विच्छेद देता हूं आपको, संधि शब्द बनाना और भी सरल हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, समय शुरू होता है। पहले शब्द लिख देता हूं, फटाफट लिखें। सखी धन एक के। सखी धन एक की। समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड का। करिए फटाफट, गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के करें। हाँ जी, समय समाप्त हो गया है। चलें मिलान करते हैं। मैं करता हूं इधर संधि विच्छेद। पहले विकल्प दूं, लीजिए। आप में से ये किस किस ने किया? ये मान लीजिए कहीं बाद में कहो जी गुरुजी आपका जो उत्तर हमने तो वही माना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यही उत्तर हो। आप आत्मा से सोच समझ के फिर जवाब देना, क्योंकि सब आपके लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा, मुझे तो सब आता ही। देखें, सखेक के या सखेक की, कौन सा के? ऊपर वाला है नीचे वाला? गुरुजी हमेशा ऊपर वाला सही होता है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे वाला सही? अच्छा, किसी को लग भी नहीं रहा, और विकल्प बनाता हूं। क्या ये लग रहा है सखे के ये होगा, या फिर सखे के ये करोगे? देख लो जी कौन सा विकल्प चुनेंगे आप, क्योंकि परीक्षा में आप बैठे हैं और परीक्षा में आपके सामने आया है। चलिए पहले इसको हल कर लेते हैं। आपका जो उत्तर कौन सा है जो सही हो वो बता देना, हमने ये चुना है। यहाँ है ई दीर्घ, सामने क्या है? असमान स्वर ऐ। अरे ये तो बात हुई थी ना, असमान स्वर आना चाहिए, तो ई किस में बदल जाएगा? ये में। तो ई के सामने असमान स्वर ऐ आ गया, तो ई किस में बदलेगा? आधे ये में। सीधी सी बात है, आधे ये में बदल जाएगा। तो बच्चों देखो, इस ई की मात्रा को हम बदल देते हैं आधे ये में। ई की मात्रा को किस में बदल देते हैं? आधे ये में। ई को ये में बदलेंगे तो ख कैसा रह जाएगा? आधा। अजी ख में से ई है, ई की मात्रा को निकाल के हमने ये बदल, अजी खी है ना, खी में से ई की मात्रा को निकालेंगे यह बदलने के लिए, तो ख आधा रहेगा कि नहीं रहेगा? रह गया। ई को किस में बदल दिया हमने? आधे ये में। सीधी सी बात है। पीछे स्वर क्या है? ऐ, तो ये रही ऐ की मात्रा, और क्या? सखिक के। क्या बना दिया? सखिक के। तो इसका मतलब चौथा विकल्प जो है यही सही हुआ, ऊपर वाले तो 3 विकल्प गलत हो गए। चलो जी, एक चांस और देता हूं आपको सही करने के लिए, यानी आपको दूसरा चांस मिल जाता है, वो सही हो जाता है तो भी आपका सिलेक्शन है। लीजिए, एक शब्द और है, संधि शब्द बनाना है, संधि विच्छेद देता हूं।
शब्द है स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। देखें कौन सा क्या लिखेंगे, विकल्प बनाऊं? ठीक है जी, पहला विकल्प देखें, स्त्री उपयोगी। स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी। एक और बना दूं, स्त्री उपयोगी। हाँ बच्चों देखो बताओ, 4 विकल्प हैं, कौन सा किया है चुन लें। इनमें है ही नहीं, या चारों सही है या 2 सही है, तीसरा चौथा कौन सा? चलिए जी देखें, मैंने बताया इसमें से कौन सा सही है। अगर मैं प्रश्न ये कह दूं बच्चों कि इनमें से वो कौन सा विकल्प है जो गलत है, तो बताएं। तो ये वाला गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। तो गुरुजी ये 2 तो समझ में आ गए, इसमें तो हलंत लगाया इसलिए आधा मान लिया, और ये खड़ी पाई इसमें है नहीं, आधा ये मान लिया। लेकिन ये कैसे हो गया? ये तो ऊपर वाला दोनों एक जैसे तो है, एक जैसे नहीं बच्चों। देखो यहाँ पर ये शिरो रेखा को स्पर्श कर रहा है, और यहाँ पर ये देखो इस खड़ी पाई को स्पर्श कर रहा है। अगर पीछे वाला वर्ण पहले वाले वर्ण की खड़ी पाई को स्पर्श कर दिया जाए तो पहले वाला जिसको स्पर्श किया गया है वो आधा माना जाता है। जैसे ये देखो है ना, इसमें से न इस खड़ी पाई को स्पर्श करता है तो है आधा माना जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, समझ गए। जैसे विद्यालय शब्द लिखते हैं, या तो हम विद्यालय ऐसे लिखेंगे, या फिर क्या होता है कि हमने ये द लिख दिया और यह यहां से स्पर्श करके बना दिया तो विद्यालय। कहीं आप ऐसे तो नहीं लिखते हो ना विद्यालय, अगर ये लिखते हो तो शब्द ही गलत लिखते हो जी, उसका तो फिर भगवान ही भला करे, समझ गए। इस रूप में ये वाला भी सही है, ये 3 विकल्प सही हो गए। अच्छा जी, एक शब्द और देता हूं, वो बनाए। वाण्योचित शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाण्योचित क्या संधि विच्छेद करेंगे? वाणी धन उचित, और वाणी स्त्रीलिंग है इसलिए ई दीर्घ आएगा, ठीक है। दिव्यालय शब्द सही है या गलत है? या लिखूं देवालय? अजी दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। इसका तो दीर्घ संधि क्या था तो संधि विच्छेद हो जाएगा, देव धन आलय, ठीक है। और इसका देव्यालय का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? देवी धन आलय, क्या होगा? देवी धन आलय। ये इसका संधि विच्छेद यन संधि के आधार पर, ठीक है। क्या यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत हो तो देखें आगे। एक शब्द और देता हूं, आप वो देखें, इसका बताएं क्या लिखेंगे। रीत्यनुसार, रीत्यनुसार यह को ई में बदल देंगे, रीति में ई ह्रस्व आता है, रीति धन अनुसार, ठीक है। अब बच्चों देखें इसी रूप में वह के उदाहरण करते हैं। ये यह की मात्रा के थे और वह की मात्रा के उदाहरण शुरू करने जा रहे हैं। वह जैसे बच्चों देखो स्वागत शब्द है, वह से पहले वाला वर्ण क्या है? आधा। वह से पहले वाला वर्ण क्या है? आधा। तो
वह को किस में बदल देंगे, लेकिन वह कौन सा, आधा, किस में बदल जाएगा, ऊ में। यही तो बात करनी है। तो देखें स आधा है तो आधा ही रह जाएगा, वह का हमने क्या बना दिया, ऊ, और ऊ रैस्व भी हो सकता है, ऊ दीर्घ भी हो सकता है, और वो हमेशा क्या रहेगा, पहले आधे वाले में लगेंगे, बार बार बता रहा हूं, ये बन जाए सु, तो सु उपसर्ग है, इसलिए ऊ की मात्रा रैस्व आएगी। वह ऊ में बदल गया, वह के पीछे स्वर क्या है बच्चों, आ, आगत, शब्द क्या बना, सुधन आगत। अब देखो बच्चों यहां ऊ के सामने असमान स्वर आया है क्या, आ, तो ऊ किस में बदल जाएगा, आधे वह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, आधे वह में बदल जाएगा। तो देखो ऊ को हमने वह में बदला, ऊ को निकाला से आधा रह गया, ऊ को हमने वह में बदल दिया तो वह भी आधा, आ की मात्रा लगा दी, गत, स्वागत। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलो करते हैं इनका संधि विच्छेद। वह के वर्ण वाले उदाहरण लिखें, स्वागत, अच्छा बच्चों यहां पर अगर मैं स्वार्थ लिख दूं तो क्या ये भी इसका उदाहरण है, स्वार्थ हो सकता है, नहीं हो सकता, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्वागत के बारे में बता रहा हूं। स्वागत शब्द है, कई किताबों में मैंने देखा वहां पे स्वधन आगत भी मिल जाता है, लेकिन बच्चों ये स्वतः गलत है, स्वयं का आगत नहीं होता। कैसे, आगत मतलब आना, स्वयं मतलब स्वयं का, स्वागत का मतलब क्या होता है, अगर कोई मेहमान हमारे घर पर आए हैं तो हम आरती उतारते हैं उनकी कि आप हमारे घर आए हैं, इसलिए आपका हमारे घर आना अच्छा हो। सु मतलब अच्छा, आगत मतलब आना, आपका हमारे घर आना हम सबके लिए अच्छा हो, ये इसका अर्थ। कहीं गेट पर खुद ही थाली लेके आरती उतारते हैं, मेरा अपने घर में स्वागत है, नहीं ना, स्वयं का आगत वहां नहीं होता। अब कहेंगे गुरुजी यहाँ भी स्व और यहाँ भी स्व, एक में यण संधि और एक में दीर्घ संधि, स्वार्थ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वधन अर्थ, और यदि यण संधि के आधार पर करते तो क्या होता, सुधन आर्थ। तो पहली बात तो आर्थ शब्द का अर्थ नहीं निकलता, स्वयं मतलब स्वयं, अर्थ मतलब लाभ, जो स्वयं का लाभ देखता है वो स्वार्थ है, और देखने वाला स्वार्थी, तो यहाँ पर ये अर्थ निकलता है, तो स्वार्थ इसका उदाहरण नहीं होगा। तो यहाँ ये याद रखना, जहां पर स्वयं का बोध होता हो वो दीर्घ संधि में आएगा, और जहां पर अच्छे का बोध होता हो वो यण संधि में आएगा। ठीक है, तो लिखें स्वागत, मधुरी, मध्वंतर, मध्वाचार्य, वध्वाचार्य, भानवागमन, वध्वागमन, विध्वागमन, अन्वय, अन्वेषी, अन्वीक्षा, अन्वेषण इत्यादि। अब देखो बच्चों इसका संधि विच्छेद करते हैं। सब में देखो वह से पहले वाला वर्ण कैसा नजर आ रहा है आपको, आधा नजर आ रहा होगा। सब में देखो वह से पहले आधा, वह से पहले सब में आधा है, तो वह को हम किस में बदल देंगे, ऊ में, वह को किस में बदल देंगे, ऊ में। तो यहां पर तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगत, क्या लिख देंगे, सुधन आगत। मधुरी का बताओ संधि विच्छेद क्या लिखे हैं, मधुधन अरी। तो लेकिन बच्चों बताओ मधु में ऊ रैस्व लिखूं या दीर्घ लिखूं। अरी में तो आपको मैंने कल बताया था कि
री की मात्रा रैसो होती है क्योंकि वो शत्रु के रूप में व्यक्त करता है बोध उसका। बताएं, मधु स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लड़की का नाम लड़के का नाम, नाम की बात सोचें या फिर सोचें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की। मधु एक राक्षस है उसका नाम। मधु शहद को भी कहते हैं, शहद पुल्लिंग होता है, राक्षस भी पुल्लिंग है। तो बच्चों ये पुल्लिंग होने के कारण ऊ रैस्व आएगा, दीर्घ नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हो मधु लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में मात्राएं दीर्घ आती है, ये बात तो बिल्कुल सही स्त्रीलिंग शब्दों में, लेकिन मधु शब्द जो है स्त्रीलिंग है ही नहीं ना, पुल्लिंग है मंजू की तरह। अरे हम कहते हैं शहद मीठा है, मधु मीठा है, हम ये थोड़ी कहते हैं शहद मीठी है मधु मीठी है, नहीं कहते ना। उसी प्रकार से यहाँ पर शब्द क्या आएगा, मधु धन अरि, मधुधन अरि। मध्वंतर का मधुधन अंतर, मध्वाचार्य का मधुधन आचार्य, वध्वाचार्य का वधुधन आचार्य। भानवागमन, अच्छा बच्चों वधु में तो हमें मालूम था कि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वो दीर्घ लगा दिया। भानवागमन का बताएं, भानु में ऊ रहस्य आता है कि दीर्घ आता है, ये तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा भी था। भानु सूर्य को कहते हैं और सूर्य पुल्लिंग है इसलिए ऊ की मात्रा रहस्य। भानुधन आगमन क्या बन जाएगा, भानुधन आगमन। वध्वागमन का क्या लिखेंगे ये बताएं, वधुधन आगमन। विध्वागमन का विधु, चंद्रमा को कहते हैं इसलिए चंद्रमा भी पुल्लिंग, पूरा ऐसा आएगा, विधुधन आगमन। अन्वय, अनुधन अरे। अच्छा बच्चों एक ये बात चली थी अपने मध्वरी की, इसमें मध्वरी में मैंने कहा मधु राक्षस है उसका अरि, मधु राक्षस का है जो शत्रु या वध करने वाला वह है कौन, मध्वरी। किसे कहते हैं, मध्वरी श्री कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण विकल्प में नहीं हो तो श्री हरि विष्णु ये विकल्प में मिलेंगे। और बच्चों ये दोनों ही नहीं हो विकल्प में तो, दोनों ही विकल्प में नहीं हो तो एक और भी आता है, मधु राक्षस के रूप में व्यक्त न होकर के मधु शहद के रूप में व्यक्त होता है। मधु का है जो शत्रु, मतलब शहद का शत्रु, मधु का जो शत्रु कौन, अजी रीछ, भालू को कहते हैं, भालू वो इसका शत्रु होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्वरी अनेकार्थी शब्द है, यह किसका अर्थ व्यक्त नहीं करता, श्री कृष्ण करता व्यक्त, श्री हरि विष्णु ये भी व्यक्त करता है, रीछ या भालू ये भी व्यक्त है। चौथा विकल्प कोई और हो तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इन तीनों के लिए उपयुक्त किया जाने वाला शब्द है। आगे देखें, अन्वेषी, अन्वेषी का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन एशी। अन्वीक्षा का अनुधन इक्षा, अनुधन इक्षा। तो उम्मीद करता हूं यहां पर भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखें, मिटा दूं, एक बच्चों शब्द आता है तनवंगी, इंपॉर्टेंट है। एक होता है शिश्वम, इन दो का संधि विच्छेद और करो। तनवंगी का संधि विच्छेद तो हो जाएगा तनु धन अंगी, और शिशु धन
शिशुवन का क्या होगा, शिशुधन अंग। ठीक है, ये दो भी आपने कर लिए होंगे। अब देखें रै की वर्ण वाले शब्द। रै में बच्चों किस प्रकार के शब्द आएंगे, ये देखो, ये त्रय वाला रै आएगा। त्रय में क्या है, तय आधा है और रै पूरा है, इसको बोलते हैं त्रय। तर नहीं बोलते हैं, कहीं तर बोल रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, त्रय, तय आधा। तो देखो इस रै से पहले तय आधा है, हमेशा आपको त्रय वाले में, तय वाले में ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक शब्द देखें, उसका संधि विच्छेद करते हैं। शब्द है मात्राज्ञा। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो कहीं आप ऐसे कर दो जी, मात्र धन आज्ञा, ये संधि विच्छेद नहीं होता, ओनली ऑर्डर जी नहीं, ये इसका अर्थ व्यक्त नहीं करता। मात्राज्ञा का क्या होता है, तो देखो रै जो है, रै कैसा, रै आधा, इसको किस में बदल देंगे, हाँ जी री में बदलेंगे। और हिंदी में एक ही होता है री, दो नहीं होते रूप, री में बदल देंगे। ठीक है, रै को री में बदल, बाकी वैसा का वैसा, तय आधा है तो आधा तय लगा दिया, रै को हमने री में बदल दिया, ये रहा री, पीछे स्वर क्या है, आ गया, मातृधन आ गया। अब देखो बच्चों यहां पर है री, क्या है, री, और री के सामने असमान स्वर क्या है, आ, तो री को किस में बदल देंगे, आधे रै में। इस री को आधे रै में बदलेंगे, इस री को आधे रै में बदलेंगे। री को निकाला रै में बदलने के लिए, तो देखो तय आधा रह गया, री को हमने रै में बदल दिया, आधा है, पीछे आ की मात्रा है, ये लगा दी, आ और क्या, मात्रा, शब्द बन गया वैसा का वैसा। ठीक है, ये इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। तो देखें इसके उदाहरण लिखते हैं, फिर करते हैं इसके संधि विच्छेद। शब्द है बच्चों मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रादेश, पित्रादेश, मात्रानुमति, पित्रानुमति, मातृपदेश, पितृपदेश, मातृच्छा, पितृच्छा। देखो सब में त्रय है, और त्रय का मतलब यहाँ पर तय आधा है, रै पूरा है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मात्राज्ञा का मातृधन आज्ञा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, मातृधन आज्ञा। पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृधन आज्ञा। मात्रादेश का मातृधन आदेश। पित्रादेश पितृ, ये पितृ नहीं, पितृ है जी, कहीं पितृ लिख दो, ये क्या पितृ, पितृधन आदेश। मात्रानुमति, मातृधन अनुमति। पितृनुमति, पितृधन अनुमति। मातृपदेश, मातृधन उपदेश। पितृपदेश, पितृधन उपदेश। मातृच्छा, मातृधन इच्छा। पितृच्छा,
पितृधन इच्छा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आ गई तो यम संधि पूरी समझ में आ गई बच्चों। अब मैं एक शब्द देता हूँ तुम्हें करने के लिए और उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सही करोगे, लेकिन बच्चों अक्सर होता क्या है, जब मैं उम्मीद करता हूँ तो अक्सर गलत ही होते हैं। तो इसका मतलब या तो मैं उम्मीद नहीं करूँ या फिर उम्मीद कर लें तो आप गलत नहीं करें। देखें शब्द संधि विच्छेद देता हूँ आपको, संधि शब्द बनाना है। गुरु धन औदार्य, संधि शब्द बनाए, क्या बनेगा? गुरु धन औदार्य। बना लिया? समझ लीजिए यहां क्या है, उ, उ के सामने क्या है? असमान स्वर औ। तो उ किस में बदल जाएगा? आधे व्य में। इस उ को आधे व्य में बदलना है, ठीक है। तो उ को व्य में बदला, व्य आधा रह गया, है ना। तो उ को हमने बदल दिया व्य में, वो भी आधा में। औ की मात्रा लग गई, ये रहा औदार्य। इसको या तो हम ऐसे लिखेंगे या इस आधे रह को यहां लगा देंगे, ऐसे। देखो गुरुवोद्गार दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। गलत हो गया ना? चलो इस बार गलत नहीं होगा, ये और लिखो गुरु धन आज्ञा। हाँ गुरुजी अब तो ये बना ही देंगे हम। रे आधा गुरुवाज्ञा, या तो इसको ऐसे लिखेंगे या रे को वे के ऊपर लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे। ये भी सही है, गुरुवाज्ञा, ठीक है। इसका इस प्रकार से संधि विच्छेद, इसका ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया यह संधि बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की, महत्वपूर्ण शब्दों के साथ। उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आया गया। इसी प्रकार से आगे मिलते हैं एक नई कक्षा में स्वर संधि के अंतिम भाग आयाती संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।